दोस्तों, मान लेते हैं आप सोलर पावर सिस्टम लगवाते हैं और आपको बोला जाता है उसका पे बैक पीरियड 4 साल का है। आई मीन जो आपने पैसा लगाया है वो 4 साल में रिकवर हो जाएगा। लेकिन असलियत में वो 6 या 7 साल निकल के आता है। ऐसा क्यों होता है? सोलर टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई फ्लॉ नहीं है, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। जनरली जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो पे बैक का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है: नेट कॉस्ट ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। कुछ इस तरीके। तो जो आप सिस्टम की जो आपको कॉस्ट पड़ी डिवाइडेड बाय आपका सिस्टम हर साल कितनी सेविंग्स करके देगा, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप 5 किलोवाट का सिस्टम लेके आते हैं, लगवाते हैं, जिसकी कॉस्ट लगभग 2,40,000 के आसपास पड़ती है। राइट। और ये आपको एनुअल सेविंग 60,000 के आसपास करके देता है। तो इस केस में हमारा पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा? पे बैक पीरियड, आप पीवी लिख देते हैं, पे बैक पीरियड रुपीज 2,40,000 डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स। तो ये हमारा लगभग निकल के आ जाएगा 4 इयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पैसा लगाया 4 साल में वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये फॉर्मूला इज नॉट रॉन्ग। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला गलत नहीं है, लेकिन दिस इज इनकम्प्लीट। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या अजम्पशंस हैं जो कि हम लेके नहीं चलते और जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाती हैं और हमारा पे बैक पीरियड 2 या 3 साल आगे डिले हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। पे बैक पीरियड डिपेंड करता है सिस्टम डिजाइन पर, यूसेज पर, लोकेशन पर, टैरिफ चार्जेस पर। मैं कोई इंस्टॉलेशन एडवाइस नहीं दे रहा, ना ही कोई गारंटी दे रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि पे बैक कैलकुलेशन किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हमें ये मदद करेगी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। सबसे पहले लेते हैं अजम्पशन नंबर 1, पीक सन आवर्स। दोस्तों, आप जानते हैं पीक सन आवर्स इज किसी भी जगह पे कितनी सनलाइट इंटेंसिटी पड़ रही है पर मीटर स्क्वायर एक दिन में, उसको जनरली पीक सन आवर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब पे बैक की कैलकुलेशन की जाती है उस टाइम पे स्टेट एवरेज लिया जाता है, जबकि हमें डिस्ट्रिक्ट एवरेज लेना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टेट है, पे बैक कैलकुलेशन में उस स्टेट में अगर आपने सोलर पावर सिस्टम लगाया तो उस स्टेट में कितने पीक्स एंड आवर्स हैं उसको अज्यूम किया जाता है। स्टेट के पीक्स एंड आवर्स नॉट इक्वल टू डिस्ट्रिक्ट पीक्स एंड आवर। इसको समझने की कोशिश करिए। एक जगह एक स्टेट में दो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उन दो डिस्ट्रिक्ट में जरूरी नहीं है कि पीएसएच सेम हो और जरूरी नहीं है कि वो पीएसएच स्टेट के पीएसएच के बराबर हो। चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। चलिए महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे, ये हमने महाराष्ट्र की स्टेट बना देते हैं, दिस इज महाराष्ट्र। और यहाँ पे बच्चे ये, यहाँ पे रत्नागिरी है जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहाँ पे पीछे दूसरा डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं, से पुणे। तो रत्नागिरी इज क्लोज टू अरेबियन सी। ये अरेबियन सी के पास है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो सनलाइट इंटेंसिटी है रत्नागिरी पे कम होगी। जबकि पुणे जो है इनलैंड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली कम होगी, तो वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी रत्नागिरी के मुकाबले। तो रत्नागिरी और पुणे दोनों एक ही स्टेट में लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पीएसएच अलग अलग है। रत्नागिरी का अगर मान लें हम 5.05, वहाँ पे दूसरी तरफ अगर पुणे की बात करें तो 5.35 के आसपास इसका पीएसएच होगा। देखिए, दोनों डिस्ट्रिक्ट सेम स्टेट में है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पीएसएच अलग है। अगर मैं पूरे महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र का एवरेज पीएसएच जो है दैट इज 5.2 से 5.3 के बीच में। सो अगर आप सिर्फ महाराष्ट्र का पीएसएच लेके चलेंगे, मान लिया कि रत्नागिरी में लगाया है, वहां पे भी पीएसएच आप 5.2 ले रहे हो। आपने पुणे में सोलर प्लांट लगाया है, वहां पे भी आप पीएसएच 5.2 ले रहे हो, दैट इज द एवरेज ऑफ द स्टेट। लेकिन उस केस में जो सेविंग्स है रत्नागिरी की इन्फ्लेटेड आएंगी, जबकि पुणे की कम आएंगी। तो ये एरर हम कर देते हैं, अज्यूम गलत कर लेते हैं कि स्टेट पीएसएच ले लेते हैं, जबकि हमें लेना क्या चाहिए, डिस्ट्रिक्ट वाइज पीएसएच लेना चाहिए। पीएसएच वैल्यू चेंजेस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट इवन विद इन ए स्टेट। तो पहली एजम्पशन ये होती है कि हम वी टेक स्टेट पीएसएच, जबकि हमें लेना चाहिए डिस्ट्रिक्ट पीएसएच। ओके, दूसरी एजम्पशन लेके चलते हैं, एजम्पशन नंबर 2, जिसमें हम बात करते हैं इन्वर्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की। देखिए, इन्वर्टर इट्स हार्ट ऑफ द सोलर पावर सिस्टम। ये डीसी करंट लेता है, उसे ऑल्टरनेटिव करंट में बदल देता है, दैट्स फाइन।
पर यह है कि हर एक सिस्टम की तरह इसकी भी लाइफ साइकिल होती है। हालांकि पूरा अगर हम बात करें सोलर पैनल्स की तो उनकी लाइफ साइकिल 25 से 30 साल होती है, लेकिन अगर इन्वर्टर की बात करें तो वो 8 से 12 साल के बीच में हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है उसे। अगर आपने ईयर जीरो में सोलर पावर प्लांट लगाया तो 10वें साल में आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इन्वर्टर को, और फिर इन द 20th ईयर, यहाँ पे 20th ईयर में हमें इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो जो कि 2,40,000 के आसपास आपको पड़ता है, उसमें जो इन्वर्टर की कॉस्ट है इट इज अप्रोक्सीमेटली 55,000। तो पूरी लाइफ साइकिल में आपको 2 बार ही इन्वर्टर रिप्लेस करना है। 55,000, 55,000 यानी कि लगभग 1,10,000 की जो कॉस्ट है वो आपको इन्वर्टर रिप्लेसमेंट में आने वाली है ओवर द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज सोलर पावर प्रोजेक्ट। तो पेबैक की कैलकुलेशन में जनरली इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। जब आप इन चीजों को इंक्लूड करोगे तो ऑब्वियसली आपका पेबैक पीरियड आगे की तरफ बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा। अजम्पशन 3, तीसरी अजम्पशन हम ये लेते हैं कि 100% जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है हमारा सोलर पावर प्लांट या हमारा ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम, हम 100% उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। चलिए मैं इसको समझाता हूँ आपको कुछ इस तरीके से। हमारा सोलर पावर प्लांट कुछ इस तरीके से उसकी पावर आउटपुट होती है सुबह से लेकर शाम तक। दिस इज मॉर्निंग और ये सनसेट इवनिंग के टाइम, कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया इवनिंग, एंड दिस इज मॉर्निंग, और ये हो गया नून। ये कुछ इस तरीके से पैटर्न होता है, मॉर्निंग से लेकर नून तक सबसे ज्यादा ये अब बिजली बनाता है, और शाम होते होते इसकी पावर आउटपुट कम हो जाती है। जबकि अगर हम बात करें अपनी कंजम्पशन की, वो किस तरीके से होता है उसको भी देखिए। जो हमारी कंजम्पशन है वो कुछ इस तरीके से होती है, लगभग उल्टी होती है, कुछ इस तरीके से। मतलब हम अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और इवनिंग के टाइम पे हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारी कंजम्पशन है। जबकि सोलर क्या कर रहा है, नून में ज़्यादा बनाता है, मॉर्निंग और इवनिंग में कम बनाता है। बिकॉज अगर आप गर्मियों में देखें, अर्ली मॉर्निंग में आप सो रहे होते हैं, एसी चल रहा होता है, रात को हम जब आते हैं ऑफिस से घर तब एसी चलता है। जबकि नून के टाइम पे जनरली घर में मेंबर्स कम होते हैं तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जबकि सोलर नून में सबसे ज़्यादा बनाता है। सो ये जो एरिया है, दिस एरिया, ये और ये जो एरिया है, ये हम ग्रिड से लेते हैं बिकॉज सोलर जो है वो कम बना रहा है। जबकि ये दिस एरिया इस टाइम पे सोलर ज़्यादा बना रहा है, लेकिन हम उसको कंज्यूम नहीं कर रहे बिकॉज किसी भी रीज़न से हम घर से बाहर हैं, कंजम्पशन हमारी कम है। तो ये जितनी इसने यूनिट्स बनाई, इट विल नॉट बी कंज्यूम बाय अस, हम लोग नहीं कंज्यूम करेंगे तो कहाँ जाएगी? इट विल बी एक्सपोर्टेड टू ग्रिड, ग्रिड में चली जाएगी। अगर ग्रिड का इसको कंपनसेट करने का रेट सेम है जो ग्रिड का प्राइस है, मान लिया 8 रुपए से कंपनसेट करता है और ग्रिड प्राइस भी 8 रुपए है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी सेविंग्स इंटैक्ट रहेंगी। लेकिन मान लिया कि ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट यूनिट के 6 रुपए देंगे, जबकि आपको ग्रिड की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के आपसे 8 रुपए लेंगे, तो 2 रुपए का गैप आ गया, 2 रुपए का आपको एक तरह से लॉस हो गया, तो आपकी सेविंग्स कम हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 100% जो बिजली बना रहा है हमारा सोलर, हम उसको 100% कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। दैट इज पूरा का पूरा 100% हम कंज्यूम नहीं करते। तो एक ये अजम्पशन की वजह से हम मान लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेबैक पीरियड 4 साल आता है, लेकिन असलियत में ऐसा पैटर्न नहीं होता। इसी वजह से असलियत में रियलिटी में पेबैक पीरियड हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो अजम्पशंस हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, कोई एक बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं कर देती। इस जब ये सारी अजम्पशन जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे मिलके कंपाउंडिंग इफेक्ट पैदा कर देती हैं, जो ये एक साथ मिल जाती हैं, 2-3 साल का पेबैक पीरियड को एक्सटेंड कर देती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन 4, पैनल डिग्रेडेशन। जो सोलर पैनल है, लाइक एनी अदर सिस्टम, हर एक सिस्टम भी डिग्रेड करता है। डिग्रेड का मतलब है कि जो उसने आज बना के दिया अगले साल वो उतना नहीं बनाएगा, उससे कम बनाएगा। तो सोलर पैनल्स के साथ भी ऐसा ही है कि वो हर साल उनकी आउटपुट डिक्रीज होती जाती है ग्रेजुअली। ऐसा नहीं है कि बहुत एब्रप्टली हो जाती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। 0.5%, 0.6% हर साल इस तरीके से कम होता है, लेकिन पहले साल में 2 से 3% वो डिग्रेड हो जाते हैं। पेबैक कैलकुलेशन में क्या माना जाता है? पेबैक कैलकुलेशन में हम मानते हैं कि सोलर पैनल की आउटपुट बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी, जबकि होता क्या है असलियत में, वो कुछ इस तरीके से डिग्रेड करते हैं हर साल। ये अगर मैं ईयर बना दूं, कुछ इस तरीके से जाएंगे। अगर ये 100% बना रहा है फर्स्ट ईयर में,
तो दिस विल नॉट रिमेन द सेम, कांस्टेंट नहीं रहेगी, जबकि धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो हमारी पेबैक कैलकुलेशन में क्या होता है, सोलर पैनल की आउटपुट को कांस्टेंट माना जाता है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं होता। तो ये अजम्पशन से क्या हो जाता है, असलियत में जो चीज़ डिग्रेड हो रही है हम मानते हैं कि डिग्रेड नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली हमारा पेबैक इंक्रीज होएगा। एक ये अजम्पशन हो गई जो कि हम गलत लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अजम्पशन 5, मेंटेनेंस कॉस्ट को हम क्या मान लेते हैं कि फ्रोज्ड, मेंटेनेंस कॉस्ट बिल्कुल हमने फ्रीज कर दी है, बढ़ेगी नहीं। लेकिन असलियत में हर साल मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारा सिस्टम ओल्ड होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हर साल बढ़ती जाएगी। तो ये मेंटेनेंस में कौन कौन सी कॉस्ट आती हैं, सोलर पैनल साफ करेंगे हम, समय के साथ वायरिंग है लूज हो जाती है, वॉर्न आउट हो जाती है, टूट जाती है, उसको हमें रिपेयर कराना होता है, तो उसमें कॉस्ट लगती है, नई वायरिंग लगानी होती है। और कंड्यूट वायरिंग, सोलर जो वायर्स हैं कंड्यूट के अंदर से होके जा रही है, ये दिस इज कंड्यूट, इसके अंदर से वायर जाती है। समय के साथ ये कंड्यूट क्या है, पीवीसी प्लास्टिक का होता है, टूट जाता है, उसको रिपेयर कराना है या उसको रिप्लेस करना है। लाइटिंग अरेस्टर और अर्थिंग, ये भी एक सिस्टम है जो समय के साथ इसमें दिक्कत आ सकती है, उसकी भी रिपेयरिंग है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है जिस पे पूरे का पूरा सोलर पैनल टिके हुए हैं, वो समय के साथ करोड़ हो जाता है। हालांकि वो जीआई का बना होता है, लेकिन इट करोड्स विद टाइम। तो 25 साल एक बहुत लंबा टाइम है, इतने टाइम में तो कोई भी चीज़ जो है अच्छे से अच्छी चीज़ करोड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें भी कॉस्ट लगती है, जबकि हम क्या मानते हैं, हम मेंटेनेंस कॉस्ट क्या मानते हैं कि फिक्स्ड ही रहेगी, जबकि साल दर साल वो बढ़ती चली जाती है। तो ये अजम्पशन में गलती है हमारी। तो ये सब चीज़ें अगर हम डालें तो ऑब्वियसली हमारा पे बैक पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट अजम्पशन की, ईएमआई इज नॉट इक्वल टू फीजिबिलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अभी मैं समझाता हूँ आपको। मान लिया देखो कुछ फिजिबिलिटी मतलब कि कितना फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है आपका सोलर पावर सिस्टम, ईएमआई मतलब आपने लोन लिया है, उसकी जो मंथली किस्त है उसको ईएमआई बोलते हैं। अब देखो मान लिया आपने 2,40,000 का सिस्टम है, 5 किलोवाट का, फाइन, आप इसको लगवाने जा रहे हो। इसकी जो भी फाइनेंशियल्स है इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, मान लिया आपको रिटर्न दे रहा है, अच्छा कोई अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन आप बोलते हो कि मैं अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई कैनॉट अफोर्ड 2,40,000। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी अफोर्डेबिलिटी से इसकी फिजिबिलिटी में तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। सोलर की फिजिबिलिटी जो इंटैक्ट है वो तो इंटैक्ट ही रहेगी, इतना रिटर्न देगा, चाहे आप इसे खरीदो या ना खरीदो। लेकिन अब दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है ईएमआई का। कंपनी बोलती है कि हम आपको 5,000 की किस्त में ये 5 किलोवाट का सिस्टम लगा के दे देंगे, हर महीने आपको 5,000 दे देंगे, क्योंकि 5,000 की ईएमआई आपकी अफोर्डेबिलिटी में आ जाती है कि आप इसे दे सकते हो हर महीने, तो आप सिस्टम लगा लेते हो। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी से आपकी फिजिबिलिटी डिसाइड हो गई। लेकिन असलियत में क्या हुआ, इसका उल्टा हो गया। ईएमआई में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो ये जो इंटरेस्ट है, मान लिया जो भी 8% 10% का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट आपके प्रिंसिपल में ऐड होके ओवरऑल कॉस्ट को, सिस्टम कॉस्ट को बढ़ा देती है। जो पहले 2,40 थी, अब उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया, वो बढ़ गई। तो ईएमआई तो आपके लिए अफोर्डेबल हो गई, लेकिन असलियत में सिस्टम की कॉस्ट बढ़ गई, जिससे उसकी अट्रैक्टिवनेस कम हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी फिजिबिलिटी के बराबर नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर ले रहे हो ईएमआई के जरिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगा। ईएमआई का मतलब है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, जिससे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक तरह से इसकी अट्रैक्टिवनेस पहले के मुकाबले कम हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करेक्ट पेबैक कैलकुलेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं ऑब्वियसली वही होनी चाहिए। एक तो लोकेशन बेस्ड पीएसएच, यानी कि ऐसा नहीं है स्टेट की एवरेज नहीं लेनी हमें, लोकेशन बेस्ड पीएसएच। आप जिस लोकेशन में रहते हो, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, उसकी पीएसएच होनी चाहिए पे बैक निकालने के लिए, स्टेट एवरेज नहीं, क्योंकि स्टेट तो बहुत बड़ी है और डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर बहुत डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या पीएसएच है वो आपको लेना है, स्टेट वाला नहीं लेना। नेक्स्ट इज डिग्रेडेशन। हम क्या मान लेते हैं, सोलर पैनल
सारी उम्र जो भी 25 साल तक पूरे का पूरा कांस्टेंट आउटपुट देंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। सोलर पैनल भी डिग्रेड करते हैं लाइक एनी अदर सिस्टम। ये कोई फॉल्ट नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे हम एज कर रहे हैं वैसे ही हर एक सिस्टम समय के साथ एज करता है और उसकी आउटपुट डिक्रीज होती है। तो हमें अपनी अजम्पशन में ये भी लेना है कि डिग्रेड करेंगे, तभी पेबैक सही निकल के आएगा। और लाइफ साइकिल कॉस्ट, लाइफ साइकिल कॉस्ट में क्या आ गया? आपका इन्वर्टर रिप्लेसमेंट 10वें साल 20वें साल। भाई अगर 2,40,000 का सिस्टम है तो 55,000 की तो दो बारी आपकी इन्वर्टर कॉस्ट आ गई, 1,10,000। और साथ में मेंटेनेंस, डस्ट की क्लीनिंग, वायरिंग, कंड्यूट रिप्लेसमेंट, करोजन हो गया स्ट्रक्चर में, लाइटनिंग अरेस्टर, और मान लिया जो आपने रूफ पे इंस्टॉल किया है वहां पे क्रैक्स आ गए, उसको रिपेयर करना। तो ये लाइफ साइकिल कॉस्ट है। मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके लाइफ साइकिल में क्या क्या कॉस्ट आने वाली है, उसकी टाइमिंग भी पता होनी चाहिए कि 7वें साल कौन सी कॉस्ट आएगी, 10वें साल कौन सी आने वाली है, 15वें साल कौन सी, 20वें साल कौन सी, 25वें साल कौन सी। अगर आपको लाइफ साइकिल कॉस्ट के बारे में नॉलेज है कि कितनी आएगी और कब आएगी, तो आप पे बैक बहुत एक्यूरेटली निकाल सकते हो। और दिस और दूसरी चीज क्या है? रियलिस्टिक सेल्फ कंजम्पशन। हमें ये नहीं मानना कि 100 का 100% हम कंज्यूम करेंगे। रियलिस्टिक सेल्फ कंजम्पशन, ये नहीं मानना कि सोलर ने जितना बनाया हम उतने का उतना कंज्यूम कर लेंगे। नो, कुछ 80% या 70% हम कंज्यूम करेंगे, बाकी 30% एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर तो जो आपने आपके सोलर ने एक्सपोर्ट किया और जो आप इंपोर्ट कर रहे हो उसका रेट सेम है, तो इतना नहीं फर्क पड़ेगा पे बैक में। लेकिन जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके उसका रेट कम है, जो इंपोर्ट कर रहे हो उसका रेट ज्यादा है, तो आपका पे बैक पीरियड ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। तो हमें रियलिस्टिक सेल्फ कंजम्पशन पे ध्यान देना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फिजिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी या फाइनेंसिंग। इसको बराबर नहीं मान लेना। ये नहीं मान लेना कि अगर ईएमआई मुझे मिल गई और मेरे लिए ईएमआई अफोर्डेबल है तो सोलर भी अट्रैक्टिव हो जाएगा। जबकि इसका उल्टा ही देखने को मिलता है। ईएमआई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों चीजें हैं। इंटरेस्ट से क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है, विजिबिलिटी तो ऑब्वियसली लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो आपकी ईएमआई अफोर्डेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है। मैंने सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट बनाई है। अभी सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट क्या है? ये एक्चुअली एक डिसीजन टूल है जो कि इन सारी जो अजम्पशंस हैं, राइट अजम्पशंस को कंसीडर करता है और उसके बेस पे पे बैक कैलकुलेट करता है। आपके सिस्टम को आपकी एनर्जी नीड्स के हिसाब से डिजाइन करता है। और जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है, डिग्रेडेशन है, लोकेशन बेस्ड पीएसएच लेता है, रियलिस्टिक सेल्फ कंजम्पशन लेता है, और फाइनेंसिंग ऑप्शंस को भी कंसिडर करता है। उसके बेस में आपका पे बैक कैलकुलेट करके देता है। तो एक तरह से गैप कम कर रहा है आपके रियलिस्टिक पे बैक पीरियड को किस तरीके से निकाला जाए, उस गैप को ये ब्रिज करता है। सो अब इन सब चीजों से फायदा क्या है? देखिए, फायदा क्यों नहीं है? करेक्ट एनालिसिस। अगर आपका एनालिसिस करेक्ट है दैट मीन्स नो सरप्राइजेस। अगर आपको पता है ये सब चीजें होने वाली हैं, एक मेरे प्रोजेक्ट में ये सब कॉस्ट आने वाली हैं और मेरी अजम्पशंस ये हैं, तो आपका एनालिसिस अगर करेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा। कोई कुछ भी बोलता रहे 4 साल का पे बैक है, 2 साल 3 5 साल का पे बैक है, आपको पता है ये सब चीजें अगर आप कंसिडर करोगे तो आपका पे बैक पीरियड क्या आने वाला है। तो व्हेन यू हैव नो सरप्राइजेस, मतलब कि आपको चीजें क्या होने वाली है उसका आइडिया है आपके करेक्ट एनालिसिस के हिसाब से, तो आप उस चीज को और अच्छे से टैकल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। जो भी कॉस्ट आने वाली है उसको उससे पहले से ही तैयार हो जाओगे कि ये कॉस्ट आने वाली। मान लिया इन्वर्टर रिप्लेसमेंट आपको पता है, यू नो दैट कि 10वें साल में मुझे रिप्लेस करना है, तो आप पहले से ही तैयारी करोगे, एक अच्छे से अच्छा इन्वर्टर खोजोगे। क्योंकि सडन डिसीजन से क्या होता है, हर शख्स में आप डिसीजन जो लेते हो उसमें क्या होता है, एक तो प्रोडक्ट साइड से नहीं खरीद पाते हो और कॉस्ट भी ज्यादा दे देते हो।
तो जब आपका एनालिसिस करेक्ट होगा, आपके इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में कोई ऐसे सरप्राइजेस नहीं होंगे, तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है इफेक्टिव हो जाएगा और एफिशिएंट हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।